नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। प्रभावी प्रशासन पर विचार विमर्श के बाद मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय सम्मेलन धर्मशाला में संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता की सराहना की। प्रधानमंत्री गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का भी शुभारंभ करेंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह जून के मध्य तक 45% बढ़कर 3 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून को पेइचिंग में। बालिका पंचायत शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना और राजकोट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा 2020 क्रिकेट मैच जारी। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं मुनीश शर्मा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित 3 दिन का मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। 3 दिन के अपनी तरह के इस पहले सम्मेलन में प्रभावी शासन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल और आज सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के उत्कृष्ट युवा अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में तैनात करना चाहिए ताकि वो अपने रचनात्मक और नए विचारों के माध्यम से वहां ठोस बदलाव ला सकें। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के आकांक्षी जिलों के विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इस कार्यक्रम का विस्तार प्रखंड और शहरों के स्तर पर भी करना चाहिए। उन्होंने युवा उद्यमियों, स्टार्टअप और विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच स्पर्धाएं आयोजित करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे कल पावागढ़ पहाड़ी पर श्री कालिका माता के पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये क्षेत्र के प्राचीनतम मंदिरों में से है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें रेलवे की 357 किलोमीटर लंबी न्यू पालनपुर मदार सेक्शन की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 166 किलोमीटर लंबे अहमदाबाद बोटाद सेक्शन का गेज परिवर्तन और 81 किलोमीटर लंबे पालनपुर मीठा सेक्शन का विद्युतीकरण राष्ट्र को समर्पित करना शामिल है। वह सूरत, उधना, सोमनाथ और साबरमती स्टेशनों के पुनर्विकास के साथ साथ रेलवे क्षेत्र में अन्य पहलों की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं से रसद लागत कम करने और इस क्षेत्र में उद्योग और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। श्री मोदी वडोदरा के निकट डभोई तालुका के कुंडेला गांव में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी 800 करोड़ रुपए की लागत वाली मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार पर जोर देना है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निपथ योजना की आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने के निर्णय का स्वागत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सुरक्षा बल के साथ साथ देश की सेवा करने का भी स्वर्णिम अवसर है। अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि के केंद्र सरकार के निर्णय की प्रशंसा करते हुए उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो सेना में भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दें। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने के निर्णय से युवाओं को लाभ होगा।
श्री शाह ने कहा कि पिछले 2 साल में कोविड के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित रही और इसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती में पहली बार के लिए आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा वर्ग को फायदा होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि आयु में छूट केवल एक बार इस वर्ष की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। सरकार ने कहा कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। सरकार ने कहा कि जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक होंगे उन्हें वित्तीय पैकेज और बैंक से ऋण मिलेगा। ऐसे अग्निवीर जो आगे पढ़ाई जारी रखेंगे उन्हें 12वीं कक्षा के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से युवाओं को सशस्त्र बलों के नियमित काडर में 4 साल की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर मिलेगा। इस वर्ष 46,000 से अधिक युवाओं की भर्ती की जाएगी। अग्निपथ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए स्किल इंडिया और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं के साथ मिलकर काम करेगा। कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय ने कहा है कि अग्निपथ योजना भारतीय सैन्य बलों के लिए युवा और कुशल कार्यबल के सृजन को बढ़ावा देगी। कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय और स्किल इंडिया ने कहा है कि उन्हें अग्निपथ योजना से जुड़ने पर गर्व है। सभी अग्निवीरों को सेवा में रहते हुए स्किल इंडिया प्रमाण पत्र मिलेगा, जो उन्हें उद्यमिता में विविध अवसरों के उपयोग में सक्षम बनाएगा। कौशल भारत के सभी संगठन, प्रशिक्षण महानिदेशालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, विभिन्न क्षेत्र कौशल परिषदें, उद्यमिता संस्थान और कौशल नियामक NCVET को इस कार्य से जोड़ा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अग्निवीरों को सेवा में रहते हुए अपनी नौकरी की भूमिकाओं से संबंधित अपेक्षित कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस योजना के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा और लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए एक विशेष कार्यक्रम अग्निवीरों से नया जोश प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली में प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है। इस परियोजना को 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित की जा रही नई विश्वस्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन स्थल तक पहुंचने को सुगम बनाना है। मुख्य सुरंग प्रगति मैदान से गुजरने वाले पुराना किला रोड के रास्ते रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से करेंगे। एक रिपोर्ट। ये पहली बार है जब शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फिडे ने ओलंपिक खेलों की तर्ज पर शतरंज ओलंपियाड में मशाल रिले को शामिल किया है। फिडे के अध्यक्ष अकारडी वोरकोविच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मशाल सौंपेंगे। इसके बाद श्री मोदी भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को मशाल देंगे। चेन्नई के नजदीक महाबलीपुरम में शतरंज ओलंपियाड से पहले ये मशाल 40 दिनों तक 75 शहरों का सफर तय करेगी। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच होना है। शतरंज ओलंपियाड के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत 1927 में हुई थी। ये पहली बार है जब भारत में इसका आयोजन हो रहा है। एशिया में 30 सालों के बाद इसका आयोजन होगा। शतरंज ओलंपियाड में 189 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं FCAT एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रभावी प्रशासन पर विचार विमर्श के बाद मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय सम्मेलन धर्मशाला में संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता की सराहना की।
प्रधानमंत्री गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का भी शुभारंभ करेंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह जून के मध्य तक 45% बढ़कर 3,40,000 करोड़ रुपए से अधिक। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून को पेइचिंग में। बालिका पंचायत शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना और राजकोट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा 2020 क्रिकेट मैच जारी। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के अंतर्गत शुद्ध संग्रह 3,40,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 2,33,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि ये पिछले वर्ष के संग्रह की तुलना में 45% की वृद्धि है। मंत्रालय की ओर से चालू वित्त वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की रिफंड राशि जारी की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष के शुद्ध संग्रह में वित्त वर्ष 2020-21 की इसी अवधि की तुलना में 171% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का अंतिम कर संग्रह 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 75 करोड़ रुपए के मुकाबले ज्यादा है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश के कोयला क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की बढ़ती ऊर्जा मांग को देखते हुए कोयला उत्पादन में और वृद्धि के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2014 से अब तक के 8 वर्षों के दौरान कोयला क्षेत्र में सुधार और उसकी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री जोशी ने कहा कि कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और उसका व्यापार भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र की उपलब्धियों से देश की अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। कोयला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने कहा कि देश में ही कोकिंग कोयला के उत्पादन को दोगुना करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सीमा सेवाओं के प्रमुखों की 8वीं बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने सीमाओं पर वर्तमान स्थिति और अन्य गतिविधियों तथा विकास के बारे में एक दूसरे को जानकारी दी। संयुक्त सीमा कार्रवाई से संबद्ध मैत्री सीमा 2022 की तैयारियों और योजना की समीक्षा की गई और उसे मंजूरी दी गई। संगठन के सदस्य देशों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें कहा गया है कि सदस्य देश एकजुटता 2023 के आयोजन की जिम्मेदारी चीन को दी जाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को सफल बताते हुए कहा है कि इसमें भारत को 100% सफलता मिली है। सम्मेलन के समापन के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकासशील और सबसे कम विकसित देशों के लिए भारत एक विश्वसनीय और मजबूत आवाज बनकर उभरा है। नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग ने महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के सिलसिले में भारत से 495 सिख श्रद्धालुओं को वीजा जारी किया है। रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर पाकिस्तान में 21 से 30 जून तक आयोजन होंगे। ये तीर्थयात्री पंजा साहिब, ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब जा सकेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून से चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित किया जाएगा। 14वें सम्मेलन की मेजबानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ शुंगयिंग ने आज इसकी घोषणा की। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 22 जून को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स व्यापार फोरम के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण देंगे। ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता इस समय चीन के पास है। पूर्वोत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश में 34 रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं।
2 रेलगाड़ियां बीच में ही रोक दी गई हैं और 19 रेलगाड़ियां राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी कर दी गई हैं। अग्निपथ योजना के प्रावधानों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण ये कदम उठाया गया है। रेल मंत्री आपकी संपत्ति है, रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है। देश के युवाओं से ये अपील की है कि वो अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन न करें और न ही किसी हिंसक प्रदर्शन में शामिल हों। रेलवे आपकी संपत्ति है, रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। आपकी बात सरकार संवेदनशीलता के साथ सुन रही है और किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन करना उचित रहता है। इस तरह से रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय हमारे ऊर्जावान और देशभक्त युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी आयु सीमा को बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। श्री बोम्मई ने कहा कि यह फैसला दिखाता है कि मोदी सरकार लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट में विशेष श्रृंखला जम्मू कश्मीर एक नई सुबह की 8वीं कड़ी प्रस्तुत करेगा। आज की कड़ी का शीर्षक है आसान हुई जीवन की राह। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में जीवन की सुगमता और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा। इसे रात 9:15 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को योग दिवस पर कर्नाटक में मैसूरू पैलेस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है मानवता के लिए योग। आयुष मंत्री ने बताया कि इसमें लगभग 15,000 लोग योगाभ्यास करेंगे। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who led the inception of the International Day of Yoga, which has become an iconic occasion across the world, will join 15,000 people on the Mysuru Palace ground. The theme for this year's International Day of Yoga celebration is Yoga for Humanity. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुनियादी ढांचे के विकास में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नए विचारों, शोध निष्कर्षों और प्रौद्योगिकियों के लिए एक इनोवेशन बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया है। नई दिल्ली में भारतीय सड़क कांग्रेस की 222वीं मध्यावधि परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी इंजीनियरों को नवाचार पर ध्यान देना चाहिए। श्री गडकरी ने कहा कि सड़क कांग्रेस को ढांचागत विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए आईआईटी और वैश्विक संस्थानों की मदद से एक विश्व स्तरीय प्रयोगशाला विकसित करनी चाहिए। बेंगलुरु के केंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कारों में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण में यात्रियों की प्रतिक्रिया पर आधारित है। इस सर्वेक्षण में आगमन, स्थानांतरण, सुरक्षा, अप्रवासन और प्रस्थान द्वार पर अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में उपयोगकर्ताओं का अनुभव पूछा गया था। बेंगलुरु हवाई अड्डे ने इस साल की शुरुआत में विंग्स इंडिया अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा और विमानन नवाचार पुरस्कार भी जीता था। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की ये विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। मोरो देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जान तू पीठी रे। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं उड़िया समाज सुधारक उत्कल मणि गोपाबंधु दास को, जिनका 17 जून 1928 को निधन हुआ था।
उनका अस्पृश्यता के खिलाफ धर्मयुद्ध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, साक्षरता, विशेष रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अभियान और सबसे बढ़कर गरीबों तथा निराश्रितों के लिए उनकी करुणा ने उन्हें अमर कर दिया। मो भाई भौणी हे उत्कल बाती, स्वराज्य साधने नहु उदासी, जे दीक्षारे थरे करिछ विश्वास, न छाड़ता थीबा जाएटी निश्वास, स्वराज्य मानव जन्म अधिकार, यह बिने देश हुए खार खार, मिसु मोर देह। गोपाबंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा में पुरी के निकट सुआंडो गांव में हुआ था। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से प्रेरित होकर 1909 में सखी गोपाल में सत्यवाड़ी हाई स्कूल की स्थापना की। इसका संचालन गैर सांप्रदायिक आधार पर उदार शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गुरुकुल परंपरा के अनुरूप किया गया। गोपाबंधु 1920 में उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने और 1928 तक इस पद पर रहे। उन्होंने 1921 में प्रांत में गांधी जी का स्वागत किया। गोपाबंधु को 1922 में 2 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई और गिरफ्तार कर लिया गया। वे अप्रैल 1928 में लोक सेवक मंडल के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बने। लाहौर में एक सोसाइटी की बैठक में भाग लेने के दौरान वे बीमार हो गए और 17 जून 1928 को उनका निधन हो गया। इस महान विभूति को हमारा नमन। हम पंजाब के अमृतसर जिले के रहने वाले स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े मणि को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 17 जून 1919 को हुई थी। वे रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को की गई हड़ताल में सक्रिय रूप से शामिल थे। मणि पर सार्जेंट रोलैंड की हत्या का आरोप लगाया गया था। 17 जून 1919 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान बलिदानी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली स्वतंत्रता सेनानी प्रभावती नामदेव को भी याद करते हैं। उन्होंने अप्रैल 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और कई अन्य महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्हें गिरफ्तार कर जबलपुर जिला जेल में बंद कर दिया गया और वहां दी गई यातनाओं के कारण 17 जून 1932 को उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। देश की इस बहादुर बेटी को हमारा नमन। लक्ष्मीबाई की निकट सहयोगी मुंदरा को भी याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी की निवासी मुंदरा 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम में शामिल हुई और रानी लक्ष्मीबाई की कमान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने झांसी और इसके आसपास के क्षेत्रों जैसे कुंच, कालपी और ग्वालियर से अंग्रेजों को खदेड़ने की कार्रवाइयों में भाग लिया। हालांकि अंग्रेजों ने पलटवार किया और 1858 में झांसी पहुंचे। मुंद्रा ने ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और 17 जून 1858 को ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। धरती की इस वीरांगना को हमारा नमन। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आज हम शहीद अता मोहम्मद को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम में भाग लिया था। एक झड़प के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। अता मोहम्मद को 1857 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 17 जून 1858 को सेल्युलर जेल में उनकी मृत्यु हो गई। देश के इस वीर सपूत को हमारा सलाम।
इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 51,360 के स्तर पे बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15,294 के स्तर पे बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा भाव में सोना स्टैंडर्ड 20 रुपए की बढ़त से 51,010 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 30 रुपए की मजबूती से 61,560 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 78 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा और ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव गिरावट से $120 प्रति बैरल के नीचे दर्ज हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने बालिका पंचायत की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के विकास की बजाय महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर जोर देते रहे हैं। वर्तमान में लड़कियां पंचायत चुनाव में भाग ले रही हैं। वो न केवल इसमें मतदान करती हैं बल्कि इसमें हिस्सा भी लेती हैं। इस तरह वो अपनी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से उजागर करती हैं। लड़कियों के इस प्रकार सशक्तिकरण से भविष्य में न सिर्फ निचले स्तर पर बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी उनके नेतृत्व में विकास होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच राजकोट में खेला जा रहा है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 4 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम श्रृंखला में 2-1 से आगे है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय अब से कुछ देर बाद क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के रासमस गेमके के साथ खेलेंगे। प्रणॉय ने हांगकांग के एंगसंग कालोंग को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई थी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रभावी प्रशासन पर विचार विमर्श के बाद मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय सम्मेलन धर्मशाला में हुआ संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता की सराहना की है। प्रधानमंत्री गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का भी वो शुभारंभ करेंगे। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने अग्निपथ योजना को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं से हिंसा न करने और रेलवे संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की है। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून को पेइचिंग में बालिका पंचायत शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है और राजकोट में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा 2020 क्रिकेट मैच है जारी। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।